हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार इस सीरीज से जुड़े रहें तो याद रखिए ये 25 क्वेश्चन वो प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन भी रहता है इन सभी प्रश्नों पर। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि यहाँ पर कितने वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचना है वो ये है कि किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आपके वीडियो देखने के दौरान आता है तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर आप सभी से, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, ठीक है। और अभ्रक को कच्चे माल के रूप में जो है कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कह लोहा और इस्पात की जो फैक्ट्रियां होती वहाँ पर, या खिलौनों में, या ग्लास और कुम्हारी के काम में, या वैद्युत यानी वैद्युत उपकरण वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो याद रखिए इसका सही उत्तर होगा विद्युत वाले में, ठीक है। कैसे क्या होता है यहाँ पर, तो याद रखिए विद्युत के बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया और भी चीज़ें होती है जिसमें अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अभ्रक की बात आई गई तो याद रखिए पूरे विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत को जाना जाता है, क्योंकि सबसे अच्छे क्वालिटी के अभ्रक उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है, ठीक है। इसलिए यह प्रश्न और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है, ठीक है। रोग का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कितने समय के लिए किस चीज़ से फैलता है। तो कह रहा है कि मैरिस्मस है, क्वासियोकर है, टीबी है और हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। मैरिस्मस और क्वासियोकर ये दो रोग ऐसे हैं दोस्तों जो बच्चों को स्पेशली होता है, ठीक है। याद रखिए अगर किसी बच्चे को दीर्घकाल यानी लंबे समय तक उपवास रहना पड़ता है, कहने का मतलब उसे सही आहार नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो ऐसे में उसको मैरिस्मस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और जो जनरली मिनरल्स है उसकी कमी से ये मैरिस्मस होता है। दूसरा रोग जो क्वासियोकर दे रहा है ये स्पेशली जो है प्रोटीन की अल्पता यानी प्रोटीन की कमी के कारण स्पेशली होता है क्वासियोकर, ठीक है। याद रखिए लंबे समय तक अगर बच्चा उपवास है तब मतलब उसको खाना पीना नहीं मिल रहा, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा है उनको मैरिस्मस होता है। और प्रोटीन की कमी अगर उनके होती है तो क्वासियोकर होता है। टीबी का नाम सुना होगा, ठीक है। ट्यूबरोकुलोसिस ये एक वायरस सॉरी जीवाणु है, बैक्टीरिया, उससे फैलता है, तो जीवाणु संक्रमण का रोग है। और हेपेटाइटिस बी बड़ा खतरनाक है, आपका लीवर इन्फेक्शन होता है एक तरह का, तो एक वायरस से फैलता है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है। एक्चुअली जब पेट्रोपादप की बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत बायोडीजल का जो है एक इमेज बनता होगा, बायोडीजल का, ठीक है। और जब बायोडीजल की बात आती तब आपके दिमाग में रतन जोत वगैरह का नाम आता होगा, बट यहाँ पे मैंने रतन जोत का ऑप्शन नहीं दिया है। और आपको चुनना है कि मटर, अरहर, जैतून और करेज इनमें से कौन सा पेट्रोपादप है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ जैतून टिक करेंगे, जबकि ये आंसर है गलत। आपका राइट आंसर है सही कौन सा, करेज। याद रखिए करेज जो है दोस्तों ये पेट्रोपादप माना जाता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है पोनगामिया पिन्नाटा। क्या नाम है, पोनगामिया, पोनगामिया, पोनगामिया पिन्नाटा, पिन्नाटा, ठीक है। पोनगामिया पिन्नाटा ये इसका वैज्ञानिक नाम है और ये एक तरह का बायोडीजल वाला पौधा है, ठीक है, पेट्रोपादप है। आगे देखिए उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित हैं। आप चावल खाते होंगे और आजकल देखते हैं कि ज़्यादातर अगर शहर वगैरह में चले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ किसानों का एकदम खेत वाला उत्पाद नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा पैक किए गए चावल पहुँचते हैं। और आजकल आप देखेंगे ना तो जो भी दाल है, चावल है, गेहूँ है, ये सब जो है पॉलिश वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी तो उससे बढ़ती नहीं है, बस लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है, तो इसके लिए चावल को पॉलिश कर दिया जाता है। और बड़ा खतरनाक होता है अगर चावल पॉलिश कर दिया जाता है तो उसके अंदर का जो स्पेशल विटामिन वहाँ से होता है वो वहाँ से हट जाता है। तो याद रखिए अगर आप लगातार पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो आपको बेरी बेरी रोग होने की पूरी संभावना है, ठीक है। बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायमिन।
और इसमें होता क्या है कि देखिए विटामिन बी 1 जो है ये बी की विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, इसलिए विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स बी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B12 तक होते हैं, ठीक है, ये सब भी याद रखिए। और जो विटामिन B1 होता है ये क्या करता है, देख कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में आपके मदद करता है आपकी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में। और अगर B1 लेंगे नहीं तो ऐसे में कार्बोहाइड्रेट को सही तरीके से पचाया नहीं जा सकता, तो दिक्कत तो होनी है। तो याद रखिए अगर पालिश किया हुआ चावल खाते तो बेरी बेरी लोग होगा, ठीक है। आगे है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि, व्याधि माने होता है रोग, किस रोग से संबंधित है, ठीक है, बताइए साल्क टीका। तो साल्क टीके की खोज दोस्तों डॉक्टर साल्क ने किया था, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, साल्क, ठीक है। साल्क ने एक वैक्सीन का निर्माण किया था जिससे पोलियो से लोगों को बचाया जा सकता है। और यह वैक्सीन स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म होता था तो जन्म के 6 माह बाद दिया जाता था। आगे चल के दोस्तों साल्क टीका का उपयोग एक्चुअली में अब नहीं किया जाता है। पहले इस तरह की वैक्सीन होती थी और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता था तो इस तरह का टीका लगता था। अभी एक नया वैक्सीन आ गया, आप देखते हैं कि पोलियो की दवाएँ जो है 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद आपके मुंह में दवा डाल दिया जाता है और वहीं से आपका पोलियो रुक जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो उसकी खोज किया था एल्बर्ट सेबिन ने, किसने किया था, एल्बर्ट सेबिन ने किया था 1957 में, ठीक है, सेबिन 57, तो याद रखिएगा एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो की वैक्सीन जब डेवलप कर दिया तो फिर इस तरह के टीके का निर्माण जो बंद हो गया। तो याद रखिए पोलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वायरस से फैलने वाला टीका होता है, ठीक है, रोग होता है। आगे है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, देखिए हर चीज़ का अलग अलग एंजाइम होता है और अगर हम बात करें प्रोटीन को, ठीक है, तो प्रोटीन के पाचन की, तो प्रोटीन का पाचक एंजाइम है प्रोटीएस। क्या है, प्रोटीएस का काम क्या होता है, प्रोटीएस दोस्तों कुछ ज़्यादा खास नहीं करता, बस सिंपल काम करता है कि प्रोटीन को तोड़ करके बांट देता है पेप्टाइड में, किसमें, पेप्टाइड्स में बांट देता है, प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टाइड्स कर देता है, ठीक है, जिसके बाद प्रोटीन को पचाना आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, प्रोटीज, ठीक है। आगे देखिए प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, बहुत सुप्रसिद्ध लोग हैं, लोग ख्याति प्राप्त लोग हैं। कह रहा है किस राजवंश के समय में फले फूले, उस राजवंश का नाम क्या है, ठीक है, कह रहा है पुष्यभुक्ति वंश या कुषाण वंश, शुंग वंश या गुप्त वंश। तो याद रखिएगा दोस्तों शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश। अगर हम मौर्य काल की बात करें दोस्तों तो मौर्य के बाद शुंग आया था, ठीक है, शुंग आया था, शुंग के बाद कण्व वंश आया था और कण्व के बाद आपका सातवाहन वंश आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था और उसी समय में पाणिनि और पतंजलि जो थे ये उभर कर आए थे। पाणिनि की बात करूँ दोस्तों तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया है, किसकी, अष्टाध्यायी की रचना किया है। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, क्या लिखा है, महाभाष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं, नाम भी याद रखिए काम भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया है। कोपेनहेगन संग्रहालय जो दोस्तों ये आपके डेनमार्क में है, कोपेनहेगन जगह का नाम है और ये जगह पड़ता है डेनमार्क में, ठीक है। तो डेनमार्क का एक म्यूजियम है, कह रहा वहाँ पर जो सामग्री रखी है पाषाण काल, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन किया गया। तो ये विभाजन जो है किसने किया है, तो याद रखिए थॉमसन ने किया है, किसने, थॉमसन ने किया है। थॉमसन उस समय कोपेनहेगन संग्रहालय के अध्यक्ष थे और उन्होंने यह किया था, कब किया था, 1836 में किया था, ठीक है। और उन्होंने उठाकर सामग्री के आधार पर 3 युगों में बांट दिया था कि पाषाण काल की सामग्री, कांस्य युग की सामग्री और लौह युग की सामग्री, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा सही सुमेलित करना है, चलिए कर लेते हैं भाई। कह रहा अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, तो सभी को पता है अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पद्मावती भी मूवी आपने देखा होगा तो बाकी की कहानी आपको पता होगा, ठीक है। खिलजी वंश का सबसे सुप्रसिद्ध शासक था जिसने अपने चाचा जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था 1296 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजे से प्रेरित होकर के अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, तो ये भी बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद याद रखिए 2 है, एक मोती मस्जिद आगरा में, तो जो आगरा वाली है उसका निर्माण कराया शाहजहां ने, क्योंकि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल भी बनवाया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा लाल किला वगैरह भी बनाया था शाहजहां ने। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है लाल किले के अंदर वो औरंगजेब ने बनाया है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होएगा, इसको भी याद रखिएगा। करा स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायु
वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, स्थानीय शासन की बात कर रहा हूँ। देखो, सिविल सेवा के जन्मदाता कहे जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और स्थानीय सुशासन के जन्मदाता कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। याद रहेगा, लॉर्ड रिपन के समय में नगर पालिका पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और उसके लिए रिपन ने भी बहुत ज़्यादा काम किया था। तो स्थायी स्वशासन या स्थानीय शासन व्यवस्था को लाने का श्रेय किसको जाता है? रिपन को जाता है। ठीक है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अहमदाबाद मिल वाली हड़ताल थी। ठीक है, और ये मिल को लेकर के संघर्ष चल रहा था वहाँ के कर्मचारियों और मालिक के बीच में। एक्चुअली में एक तरह की टेक्सटाइल मिल थी, और प्लेग बोनस को लेकर के यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो आज ही हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाला है हिस्ट्री में। ठीक है, बाकी आप जान जाओगे। तो पहली बार भूख हड़ताल जो है महात्मा गांधी जी ने यहीं पे किया। आगे सही कालक्रम बताना है। अब कालक्रम वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, आपको टाइम पूरा सेट करके बताना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन की, तो याद रखिए यहाँ पर महीना भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आता है। अब जैसे क्रिप्स मिशन की उठा लो, 1942 में आया था मार्च में। ठीक है, और वहीं पे बात कर लो भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में हुआ था, 42 में। ठीक है, अब सोचो जिसको ये नहीं पता होगा वो क्रिप्स और भारत छोड़ो को कैसे कालक्रम कर पाएगा। तो क्रिप्स पहले हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बाद में हुआ था। इसके बाद तीसरे नंबर पे हुआ था आपका वेवेल ऑफर आया था। ये आया था जून महीने में 1945 में। कब आया था? जून 1945 में। और कैबिनेट मिशन है सबसे लास्ट में होता है 1946 में। इसको भी याद रखिए, तो 42, 42, 46, 45। ठीक है, याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? कहाँ पर राज्यसभा का कोई भी पर्सन नहीं होता है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो याद रखिए प्राक्कलन समिति में। दोस्तों, प्राक्कलन समिति को आकलन समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन को क्या बोलते हैं? आकलन समिति भी कहा जाता है। और इसमें केवल लोकसभा के लोग होते हैं, कुल 30 मेंबर चुने जाते हैं, लेकिन ये 30 लोग कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और इस समिति को दोस्तों अस्थाई मितव्ययिता समिति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये उसी के रूप में काम करता है। याद रखिए, अस्थाई मितव्ययिता समिति। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, करा 1 ये समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। देखिए 3 तरह की सूचियां होती हैं, एक आपकी संघ सूची होती है, एक आपकी राज्य सूची होती है, एक आपका समवर्ती सूची होता है। ठीक है, संघ सूची पर जो भी विषय है उसके लिए कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। राज्य सूची में जो भी विषय उसके लिए कानून राज्य बनाएगी। समवर्ती सूची में दोनों को मौका दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कह रहा है 1 जो है दोस्तों ये समवर्ती सूची का काम है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार भी वन लगाए, राज्य सरकार भी वन लगाए। ठीक है, जितना पेड़ पौधे होंगे व्यक्ति के लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये तो समवर्ती हो गया। शेयर बाजार दोस्तों का रहे समवर्ती, बस यही गलत है। शेयर बाजार समवर्ती नहीं दोस्तों, शेयर बाजार संघ के अंडर में आता है। ठीक है, राज्य का इसमें रोल नहीं होता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। हाँ, डाकघर बचत बैंक की बात करेंगे तो ये भी आपकी संघ सूची में आती है, याद रखिए। और जन स्वास्थ्य आपके राज्य सूची में आता है। ठीक है, उसके पर्टिकुलर एक एक राज्य में लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है ये आपके राज्य सूची का विषय, और इस पर राज्य सरकार अपने तरीके से कानून वगैरह बना सकती है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों को आत्मा माना है। ठीक है, जैसे नेहरू ही उठा लो, उन्होंने उद्देशिका को आत्मा माना है। लेकिन जो सबसे अच्छा अनुच्छेद है जिसको माना जाना चाहिए वह है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा का दर्जा दिया था, क्योंकि पूरा संविधान यहीं से कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो याद रखें अनुच्छेद 32 में 5 तरह की रीट का उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट कैसे जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, और 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट की बात आती है कि हाई कोर्ट कैसे रीट जारी करेगा, इसके लिए व्यवस्था प्रावधान किया गया है। अगला है, भारत में निर्धनता स्तर का आकलन किया जाता है। कैसे आकलन होता है? कर विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोगों व्यय के आधार पर, या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो याद रखिए दोस्तों, भारत में जो पॉवर्टी लेवल है उसका आकलन कैसे किया जाता है? तो जो परिवार का उपभोग व्यय होता है उसके आधार पर। क्यों? क्योंकि उपभोग व्यय ही डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि व्यक्ति की सेविंग कितनी है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास सेविंग होगा तभी व्यक्ति कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर सेविंग होगा तो सारी चीज़ मैनेज होगी। तो उसका जो कितना कमा रहा है ये बड़ी बात नहीं, कमाने के बाद कितना खर्च कर दे रहा है ये बड़ी बात है। ठीक है, तो उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। हालांकि एक चीज़ और याद है कि निर्धनता के आकलन में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो CSSO। ठीक है, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ी संस्था है। आगे, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है कहाँ पर? तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो स्त्री साक्षरता है वो कहाँ पर है? आपके लक्षद्वीप में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर 92.91% लोग हैं जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है दमनदीव का, तीसरा नंबर आता है पुदुचेरी का। तो कम से कम 3 तो आप याद ही रखिए, लक्षद्वीप, दमनदीव और पुदुचेरी। ठीक है,
इसके बाद चंडीगढ़, तब जाके दिल्ली का नंबर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक मिनट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। अब आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी रोड जा रही है, इधर आपका मेन रोड जा रहा है आपका कलकत्ता टू लाहौर वाला। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उन दोनों को मुलाकात बीच में कहाँ पे होता है, तो याद रखिए झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, झांसी में, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। ठीक है, आगे है कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर याद रखिए कोच्चि और विशाखापत्तनम दोनों ही भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कहे जाते हैं। जबकि चेन्नई दोस्तों ये पुराना जरूर है लेकिन ये कृत्रिम बंदरगाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत पुराना बंदरगाह है लेकिन क्या है, कृत्रिम है। ठीक है, बाकी कोच्चि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का दर्जा भी कोच्चि को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तूतीकोरिन की बात करेंगे तो ये भी आपका कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और विशाखापत्तनम ये सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, और साथ ही साथ ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, तो आपका 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, कौन भारत से नहीं निकलती है। ऐसे बात करेंगे तो सिंधु भारत से नहीं निकलती है, ऐसे बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती है। ठीक है, और ऐसे बात करेंगे तो सतलज भी भारत से बाहर निकलती है। ठीक है, याद रखिए सतलज भी भारत में नहीं है, तो सतलज नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है अगर सतलज भारत से नहीं निकलती तो निकलती कहाँ से है। ठीक है, सतलज दोस्तों निकलती है मानसरोवर झील का नाम सुना होगा, उसी के पास से आपका सिंधु नदी भी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। ठीक है, तो मानसरोवर के पास राकस ताल पड़ता है, राकस ताल। ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, सतलज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निकलने के बाद शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं को काटती हुई पंजाब में एंटर करती है और फिर कुछ टाइम भारत में बहती है, उसके बाद चली जाती है कहाँ पर, आपके पाकिस्तान में। ठीक है, जिस जगह पर पांचों नदियाँ पाकिस्तान में आके मिलती हैं उसका नाम रखा गया पंचनद। क्या रखा गया है, पंचनद। ठीक है, और मिठान कोट भी कहा जाता है, स्पेशली मिठान कोट के नाम से ही जाना जाता है, मिठान कोट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जैसे रावी अगर आपसे पूछ दे तो रोहतांग दर्रे का नाम सुना होगा, रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा पड़ता है। ठीक है, कांगड़ा से रावी निकली हुई है। ब्यास भी दोस्तों रोहतांग के पास से ही निकला हुआ है। चिनाब दोस्तों ये बारालाचा दर्रा है आपके हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा वहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, आगे एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या कहलाते हैं, तो याद रखिए इनको नक्षत्र का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक व्यवस्थित आकार में अगर तारा के समूह है तो उनको क्या नाम दिया जाएगा, नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित कौन सा है, बोलबिया, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू देश के नाम और कहाँ से क्या होता है। तो कुछ चीज़ें तो आपको एकदम याद होगा, जैसे मैक्सिको से चानी होती है, बहुत फेमस है चानी के मामले में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलबिया से दोस्तों टीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, बोलबिया से। इंडोनेशिया वगैरह भी टीन के उत्पादन बहुत आगे हैं, थाईलैंड वगैरह भी। तो बोलबिया टीन, और ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ब्राज़ील से दोस्तों लौ एस का उत्पादन किया जाता है। और पेरू यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा, पेरू याद रखिए नाइट्रेट के लिए दोस्तों, पेरू जो है ये तांबा के लिए है क्योंकि बगल में चिली है, तो तांबा के लिए, बगल में क्रूड ऑयल भी है दोस्तों, याद रखिएगा क्रूड ऑयल के लिए, और स्वर्ण यानी सोने के लिए, सोने की कई सारे खान भी यहाँ पर है। तो तांबा और क्या हो गया आपका क्रूड ऑयल और स्वर्ण। ठीक है, ये आपके पेरू में है। आगे एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित, ये तो आपका नक्षत्र हो जाएगा, पढ़ा चुका हूँ। अगला है निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत लोग गलती करेंगे। याद रखिए तेल की कीमतों का निर्धारण हमेशा तेल की कंपनियां ही करती हैं, जैसे आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है। ठीक है, तो कितना तेल का प्राइस रहेगा ये वो खुद तय करती हैं, इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, जो रोल होता है हमारा वो सिर्फ कहाँ तक रहता है सीमित, हमारे टैक्स तक सीमित रहता है। ठीक है, कर तक। आगे भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी को कई सारा नाम से जाना जाता है, जैसे कपासी मिट्टी जाना जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी का भी इसी को बोला जाता है, इसकी जल धारण क्षमता बहुत हाई होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको खुद जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, दक्कन के पठार साइड इसी तरह की मिट्टियाँ हैं। आगे है निम्न में से कौन सी शीत जलधारा नहीं है, तो कनारी भी ठंडी जलधारा है, कनारी आपके अटलांटिक में बहती है, हमबोल्ट भी आपके प्रशांत में बहती है, ठंडी जलधारा है। अगुलहास मैंने आपको पढ़ाया था कि अंगुली जल जाएगा, अगुलहास। ठीक है, ये आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, जल जाएगा मतलब गर्म जलधारा है। वेगुएला और वेनेजुएला ये दोनों आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, याद रखिएगा अटलांटिक वाले हैं। अगुलहास जो है दोस्तों ये आपके हिंद महासागर में बहने वाली जलधारा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये 25 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, अगर आप पढ़ते चलेंगे तो डेली सीरीज से ज्वाइन रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, और जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन पढ़े लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जो लोग नए हैं उनसे यही कहना चाहूँगा एडवर्टीजमेंट को पूरा देखिए, बाकी अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़िए आकर के प्लेलिस्ट में हमारे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।